हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और लगातार क्लासें कर रहे होंगे। इन दिनों हमारी एनसीईआरटी की क्लासें लगातार चल रही हैं, जिसमें ज्योग्राफी की क्लासें क्लास 6 की ज्योग्राफी का हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज की हमारी ये ज्योग्राफी क्लास 6 की लास्ट क्लास रहेगी। इसके पहले हम लोग क्लास 7 तक का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें क्लास 7 में हम लोग अध्ययन किए थे कि जो भारत देश है उसका राजनैतिक मैप, आर्थिक मैप तथा नदियों के बारे में डिस्कशन किए थे। आज हमारा 8वां चैप्टर और लास्ट चैप्टर क्लास 6 की एनसीईआरटी का है, जिसका नाम है भारत में जलवायु, वनस्पति तथा वन्य जीव। ये लास्ट चैप्टर है। आज से हमारी ज्योग्राफी क्लास 6 की एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी। आप प्ले लिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हम क्लास 7 के ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि मौसम के बारे में आप प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों से इस संबंध में बातें करते हुए भी सुनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन होता है। जो वायुमंडल है वो प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है, वही मौसम है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। जैसे मौसम कभी गर्म कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात गर्म के दिनों में ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती और खाने पीने में ठंडे पदार्थ का आप ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके विपरीत विपरीत दिनों में, जैसे ठंडी के दिनों में आप ऊनी वस्त्र और ठंडी तेज हवाएं चलती हैं, इन दिनों आप गर्म खाना पसंद करते हो। मतलब ठंडी के दिनों में ठंडे खाने और गर्म के दिनों में ठंडी के दिनों में गर्म खाने और गर्मी के दिनों में ठंडी चीज़ें और कपड़ों का भी ठंडी के दिनों में जो है गर्म कपड़े और गर्मी के दिनों में ठंडे कपड़े सेवन। इस तो साधारण सी बात है, ये आप अच्छे से जानते हैं। आगे दिया है इन दिनों गर्म, हाँ, सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम जो होते हैं दिसंबर से फरवरी तक ठंडी शुरू होती है। नवंबर लास्ट से दिसंबर से फरवरी तक ठंडा कैसा मौसम रहता है। इधर हमारा ठंडी का मौसम रहता है। जैसे ही मार्च से मई का आता है, यह गर्मी की महीने में रहती है। एक ऐसी गर्मी जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्म मौसम रहता है, तो यहाँ पे गर्मी का मौसम आ जाएगा। वहीं पर जैसे जून से सितंबर आ जाएगा तो कहीं न कहीं बारिश होना शुरू हो जाती है। और अक्टूबर और नवंबर तक में, नवंबर मतलब ठंडी से पहले कैसी ऋतु रहती है, एक तरह से देखा जाए तो मीडियम में रहता है मौसम, और यहाँ पे सर्दी का मौसम ज़्यादा दिखाई देता है, सर्दी का मौसम। तो ये आपने महसूस किया होगा। अब देखते हैं इन्हीं मौसमों को ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ये जो ऋतुएँ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर देखा जाए तो जो दिसंबर से फरवरी तक का मौसम है, कैसा मौसम है, ये सर्दी का ऋतु रहता है, मतलब ठंडी ज़्यादा रहती है। उसी के बारे में अब आगे देखेंगे। सबसे पहले दिया है शरद ऋतु। शरद ऋतु ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। जब ठंडा मौसम होता है तो सूर्य की किरण सीधे नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप अब अगर इसमें ज़्यादा डिटेल में बात करें तो जैसे मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है, भारत कहीं न कहीं यहाँ स्थित होगा। होता क्या है कि जो भूमध्य रेखा है इसके नीचे से सूर्य इधर से चला जाता है। आप समझिए थोड़ी देर के लिए, सूर्य जब इधर से चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगी, ठंडा मौसम रहेगा, इधर गर्म रहेगा। वहीं पर जब इधर गर्मियों के दिन में आएगा तो सूर्य जब इधर से गुजरेगा तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। यही होता है ग्रीष्म ऋतु।
ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, मतलब सीधी एकदम पड़ती हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ेंगी, इस तरह से सीधी पड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। और वहीं अब दूर से ऐसे आएंगी तो कहीं न कहीं गर्मी कम पड़ेगी, इस प्रकार से। तापमान, गर्मी के मौसम में सूर्य किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। इन दिनों गर्म एवं शुष्क हवाएं बहती हैं, जिसे लू भी कहते हैं। अब इसमें कुछ ये दिया है, ये क्रियाकलाप करके दिया है, इसको आप देख लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मानसून, मतलब दक्षिण पश्चिम मतलब भारत यह है, अगर हम भारत बनाएं ऐसे तो किस दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम मतलब इधर की बात कर रहे हैं, दक्षिण पश्चिम कह रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, इसमें कह रहे हैं कि मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती। स्थल की ओर तात्पर्य है जो समुद्री भाग है, जो जल भाग है, जल के भाग से हवा पवनें किधर चलेंगी, जमीन की ओर बहेंगी, अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तो वर्षा होती। जब इधर से हवा चलेगी अपना रास्ते से, तो जब ये पहाड़ों से टकराएगी तो वर्षा होगी। उसके बाद यह मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु, इसमें यह होता है, एक बार साफ कर लेते हैं, हाँ यहाँ बना लेते हैं छोटा सा भारत का मैप इस प्रकार से। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती, मतलब ये स्थल भाग है, जैसे ये स्थल भाग है, ये स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसमें इस समय वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में पाई गई मौसम की औसत दशा जलवायु कहते हैं। जलवायु का मतलब यह होता है कि जो मौसम की एक दशा होती है उसी समय वो आती है, इस दशा को जलवायु कहते हैं। यहाँ से देखे थे ये टॉपिक। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा पवन से होती है। देखिए उष्ण कटिबंधीय, जैसे भारत की पवनें कुछ इस प्रकार से चलती हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है तो ये ले लेते हैं, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, तो ये क्या होगा, केंद्र से जैसे हवा अगर इधर चलेगी तो फिर यहाँ से आने के बाद इधर चलेगी, उसी प्रकार से यहाँ पर से अगर हवा इधर चलेगी तो उसके बाद इधर चलेगी, मतलब इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि यहाँ से हवा सीधा ऐसे मारेगी। ये विश्व के पटल पे मैं बता रहा हूँ। तो वहीं भारत पे देखेंगे तो कहीं न कहीं पवनों का घुमाव फिराव रहेगा। इस प्रकार से विश्व पटल पे जो हवाएं चलती हैं। भारतीय जलवायु को मोटे तौर पर मानसून कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम, जैसा कि हम लोग बोलते हैं ना, मौसम आ गया, एक बरस में मौसम चार, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में मौसम चार, मतलब मौसम जिसे मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। देखिए आ गया। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। चूँकि भारत में हर तरह से मौसम पाया जाता है, इसलिए अक्सर देखा जाएगा तो जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है
उन पर फसलों का वर्षा वाली फसलें रहेंगी। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहाँ पर ऐसी फसलों को लगाया जाएगा जो वर्ष में एक बार हों और पानी की आवश्यकता कम पड़े। किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमारे भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर ये सब कैसे स्थान हैं? बहुत ही गर्म हैं। जबकि जम्मू कश्मीर, कारगिल ये कैसे क्षेत्र? बर्फीले क्षेत्र हैं। जैसे मुंबई, कोलकाता ये जलवायु का मध्यम है। मध्यम मतलब यहाँ न तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ेगी और न बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। ये मध्यम वाले क्षेत्र हैं। अगर आपके संपर्क में यहाँ के लोग हैं तो आप ठंडियों के दिन में पूछेंगे तो कहेंगे बहुत ठंडी नहीं है, और गर्मियों के दिन में भी यही बोलेंगे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र होते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में कहाँ होती है? तो मेघालय के मानसिंगराम में होती है। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में भी वर्षा होती है। तो किसी किसी की बात नहीं है, सबसे अधिक की बात है। तो कौन सा रहेगा? मानसिंगराम सबसे ज़्यादा रहेगा। अब चलते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों की ओर। प्राकृतिक वनस्पतियों का तात्पर्य हुआ कि ऐसी वनस्पतियां जो प्रकृति के देन से उत्पत्ति हुई हैं, मतलब उनको हमने नहीं लगाया है, वो प्रकृति के द्वारा पैदा हुई है अपने आप। हम चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीव देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है, ये समझा के बताया है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें कुछ बहुत शाखाएं, पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ, पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उगते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहते हैं। ये देखिए, प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या हैं? जिसमें जो अपने आप उग जाएं। क्या आप कभी भी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे अधिक होती है। वायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मतलब जिस प्रकार से हवाएं, जैसे भारत की, अगर मान लीजिए भारत है ये, अगर भारत में अक्सर देखा जाए तो पछुआ हवा जो चलती है, पश्चिम की हवाएं जो चलती हैं, ये कहीं न कहीं गर्म हवाएं होती हैं। इससे गर्म मौसम हो जाता है। और कहीं न कहीं जब पूरब से हवाएं आती हैं, पूरब से हवाएं चलेंगी तो ये कैसी रहेंगी? ठंडी हवाएं रहेंगी। तो भारत का जो मौसम है वो कहीं न कहीं हवाओं के ऊपर ही निर्भर रहता है। इसमें क्या दिया? इसमें भूमि परत पौधे के बारे में कुछ दिया है। इसमें जैसे होते हैं, जैसे टुंड्रा प्रदेश के वन होते हैं, मतलब जहाँ पे बर्फीली होती, तो वहाँ के वृक्ष कैसे होंगे? लंबे वृक्ष होंगे, थोड़ा छतरी नुमा होंगे। कैसे होंगे? वहाँ के छतरी नुमा होंगे। ठीक। अब भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे ऐसे वृक्ष होंगे जो अधिक पत्तियों वाले होंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि जो वनों का प्रकार है तो कई प्रकार से होते हैं। कुछ अधिक पत्ती वाले होते हैं, पत्ती वाले वन हो गए। तो कुछ लंबाई वाले अधिक वन हो गए जो लंबे होते हैं। तो वहीं पर कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम छोटे होते हैं, जो अपने से उग जाते हैं, जिन्हें प्राकृतिक वन भी कह सकते हैं, जैसे घास वगैरह। इसी में आपको एक क्वेश्चन बताना है, जैसे जो बांस होता है हमारे यहाँ लंबा, क्या ये बांस किस कैटेगरी में आएगा? पौधे की कैटेगरी में आएगा। बांस को आपको बताना है, बांस जो होता है ये पौधे की कैटेगरी में आता है या फिर ये घास की कैटेगरी में आएगा? आपको ये बताना है, बांस पौधे में आता है या घास की कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ेंगे। वनों की आवश्यकता। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न प्रकार के, अब वन हमारे लिए इसमें आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे हमें ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन हमें उन्हीं से प्राप्त होती है। हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा गया है,
उस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और वहीं साथ में उनसे विभिन्न प्रकार के हमें रोजगार और साथ में हमारी आपूर्ति के लिए सामान प्राप्त होता है ना। मिट्टी को बांध बनना उसी प्रकार से इसमें दिया है। मिट्टी पौधे जो हैं मिट्टी को कहीं न कहीं जमीन में मिट्टी को बांध कर रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। वनों से हम ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होती है ना। इसमें यही बताया है कि जो हमें वनों से जो प्राप्त होते हैं, क्या क्या प्राप्त होते हैं, उसी के बारे में दिया है। अधिक पौधे लगाना चाहिए, ये सब उसके बारे में दिया है। इम्पोर्टेंट वो नहीं है। इसमें एक दिखाया है कि मिट्टी जो पौधे हैं हमारे, पौधे से हमें क्या प्राप्त हो। देखिए यहाँ ऑक्सीजन हो गया, शहद, फल, गोंद एवं लाख, वन्य जीवों का निवास मतलब जो जंगली जीव हैं वहीं रहेंगे, इमारती लकड़ियाँ, रबड़, पर कहीं न कहीं जो वृक्ष होते हैं मिट्टी को बांध के रखे हैं। आप देखे होंगे जिन क्षेत्रों में मिट्टी नहीं वहाँ कटाव अधिक होता है, वहीं पर जहाँ पे पौधे होते हैं जहाँ पे पौधे रहते मिट्टी कटाव कम होता है, पौधे न होने पर मिट्टी कटाव अधिक होता है। और क्या पौधे से हो सकता है, फर्नीचर बनाना, खेल का सामान, ईंधन के लिए और पशुओं के लिए चारा, आश्रय घर के लिए इमारती लकड़े, साथ में दवाओं का भी हम पौधे से ही इन सब चीज़ों को प्राप्त करते हैं। ये दिया है कि पौधों से हमें क्या क्या मिल सकता है। वन्य प्राणी, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप जैसे सांपों की कैटेगरी वाले, उभयचर पक्षी, स्तनधारी जो बच्चों देते हैं, कीटों तथा कृत्रिमों का निवास होता है। मतलब वन कहीं न कहीं जो वन में जीव पाए जाते हैं, हर तरह से जीव पाए जाते हैं। कुछ सांप की तरह चलने वाले, कुछ बच्चे देने वाले, कुछ अंडे देने वाले, तो कहीं न कहीं वो वन उनका घर होता है, निवास होता है, वो उसमें रहते हैं। इसलिए उन्हें क्या बोला जाते हैं, वन्य प्राणी बोला जाता है। अब यहाँ पे आते हैं, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। अभी हाल ही में चीते लाए गए थे ना, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। कहाँ से लाए गए थे, नामीबिया से लाए गए थे। गुजरात के गिर वन में एशिया के शेरों का सबसे बड़ा निवास है। हाथी तथा एक सींग गैंडे वाले असम का जो काजीरंगा है वहाँ पे एक सींगी गैंडे के लिए जाना जाता है। हाथी केरल कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान राजस्थान और जंगली गधा कच्छ केरल में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके अंदर बहुत सारे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीता इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं। मतलब ये सारे जीवों की कैटेगरी बताया है। इसके बाद हम देखेंगे भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि हैं। बहुत सारी पंछियां हैं जिन्हें आप जानते हैं। बहुत और सारे राष्ट्रीय उद्यान भी है। अच्छा जैसे दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है, कौवा भी कहीं का है, हाँ सारस है कहाँ का। तो हर पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी क्यों बनाया जाता है, हाँ राजकीय पक्षी क्यों बनाया जाता है। राजकीय पक्षी इसलिए बनाया जाता है कि उनकी सुरक्षा हो सके और उनकी जो है संख्या बरकरार बनी रहे। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हाँ, भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे उनमें कोबरा एवं कुरैत प्रमुख है। वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि जब ये सब वन्य जीव हैं, मतलब वन में रहने वाले जीव हैं, और जब वनों की कटाई होगी तो कहीं न कहीं ये वन से चल के आबादी वाले क्षेत्र में आएंगे, और जिससे ये आसानी से किसी अन्य जीव का शिकार हो जाते हैं और मनुष्यों के द्वारा भी इन्हें मार दिया जाता है, जिससे इनकी संख्या क्या हो रही, घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल स्थापित किए गए। सरकार ने हाथी और बाघों को बचाने के लिए
बचाने के लिए बाघ परियोजना, हस्त परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? हाथी दिवस आई थिंक 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? मतलब ये बताया है कि जो भारत में जीव हैं ये कहीं न कहीं जीवों का निवास स्थान जंगल ही है, वन ही है, और वहाँ पर वो रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एक बारी दिखाया है जीवों के बारे में। आइए यहाँ से देखते हैं। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। ये दिया है इसमें कि आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों, मतलब जो उनसे जो चीज़ें बन रही हैं उन्हें खरीदने से इनकार करेंगे तो क्या होगा? उससे जो होता है ऑलरेडी जो है उन्हें लोग मार कर उनका जो प्रोडक्ट बनाते हैं वही बंद कर देंगे। जैसे गैंडा होता है, गैंडे का शिकार होता है ना राइन्स, जैसे अच्छे परफ्यूम बनाने के लिए, तो क्या लोग तो खरीदना बंद नहीं करेंगे? तो क्या इनका शिकार होना बंद होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वही इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। देखिए, जितने लोग जागरूकता नहीं लाते उससे अधिक तो उनका उपभोग करने वाले हैं, लेकिन फिर भी कोशिश हमें बरकरार रखनी चाहिए जिससे कि आने वाले समय में इनकी संख्या बची रही। ये कुछ दिया है, पुराने कटिंग पेपर दिया है वन्य जीव संरक्षण के लिए। और आगे ये प्रवासी पक्षी क्या है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये कुछ पंछी पिंटेल, बतख, कर्लियर, फ्लेमिंगो, ऑक्सप्रो, लिटिल स्ट्रिंग प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। जैसे हमारे प्रयागराज में एक व्हाइट पंछी आती है, कौन? साइबेरियन पंछी। तो ये क्या होता है? ये अन्य देशों से दूर दूर से चल के आते हैं, उन्हीं के बारे में बताया है। तो इस प्रकार से आज NCERT क्लास 6 ज्योग्राफी की ये लास्ट अध्याय होने के साथ साथ पूरी क्लास भी NCERT की ख़त्म हो चुकी है, जिसे अभी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जा कर के अब पूरी क्लास एक बार ज़रूर देखिएगा। कैसा लगा हमारी क्लास आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब कल से हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी की क्लास 7 की NCERT। तो आप हमारे चैनल से बने रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। आज की क्लास ख़त्म करते हैं। यहीं पर एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो नई NCERT आई हैं उसमें 8 अध्याय नहीं है, उसमें जो है 6 ही अध्याय दिया है, जिसमें चौथा मानचित्र के बाद डायरेक्ट पृथ्वी के परिमंडल और हमारा देश भारत कर दिया गया है। उसमें सिर्फ जो है ओनली 6 अध्याय किया है, उसमें 8 अध्याय नहीं है। तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ से ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।